मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। सिर्फ छोटे बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि गांव, शहर, गली, हर वर्ग के लोग आज मोबाइल फोन का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं। लेकिन यही मोबाइल फोन अपराधियों के लिए हथियार होता है और पुलिस के लिए भी ये हथियार होता है। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया था कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम पूरी भारतीय पुलिस में नंबर 1 चल रहे हैं और वहीं कुछ समय पहले तक नंबर 1 की पोजीशन मुंबई पुलिस के पास हुआ करती थी। लेकिन अब शायद मुंबई पुलिस ने ये तमगा फिर से हासिल कर लिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने से जो सड़क गुजरती है, उसी सड़क से 2 बाइक सवारों ने सलमान खान के घर को निशाना बनाया और 5 राउंड गोली चलाई। और जैसे ही गोली चली और शूटर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भागते समय वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं और उनका वीडियो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि तमाम मुल्कों में वायरल होना शुरू हो जाता है। अब हर किसी की जबान पर बस एक ही बात थी कि आखिर वो शूटर है कौन, और सभी इसी बात को जानने की कोशिश कर रहे थे। वहीं नंबर 1 दावेदार पुलिस दावा कर रही थी कि एक शूटर हरियाणा गुरुग्राम का विशाल उर्फ कालू है। और जैसे ही इतनी जानकारी फैलती है तो मीडिया के लोग हरियाणा के गुरुग्राम के महावीरपुरम में विशाल के घर पर जमघट लगा लेते हैं और उसकी बहन के सामने माइक लगाकर ये जानने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं उससे कि तुम्हारा भाई क्या करता है और क्यों गोलियां चलाई। अब तमाम तरह के सवालों से बहन परेशान होकर एक बार तो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि विशाल ने ही सलमान के घर के बाहर गोलियां चलाई थी। यही नहीं, हरियाणा के रोहतक में 29 फरवरी 2024 को व्यापारी सचिन को गोली मारकर हत्या की गई थी और इस हत्या में भी विशाल का नाम जोड़कर देखा जा रहा था और ज्यादातर लोग ये मान चुके थे कि ये विशाल का ही काम है और दूसरे के बारे में भी रोहतक का रहने वाला है और इस बात पर मोहर लगती और ये स्पष्ट होता कि यही हैं सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले लोग। लेकिन इससे ठीक पहले मुंबई पुलिस ने पूरे देश को अपने काम से हैरान कर दिया और उसने गुजरात के भुज से 2 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और उन्हें रिमांड पर ले लिया है। अब आगे की जो कहानी पुलिस जल्द आपको बताएगी और उसी का ही हिस्सा मैं आपको कहानी में बताने वाला हूं कि आखिर क्या हुआ था, कहां से ये शूटर आए थे और कैसे उन शूटरों को किसने भेजा था और किनसे उनकी मुलाकात हुई। आज की कहानी में यही जानने की और यही समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं आयुष। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ वो घटना है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के थाने गौनाहा के मंझरिया के गांव मसीह की। मसीह गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम विक्की, उम्र लगभग 24 साल होती है और इसी विक्की का एक दूसरा साथी गांव का ही है, सागर। दरअसल ये दोनों लड़के आपस में गांव में रहते थे, बड़े मित्र और बहुत ही गरीब घर के ये लड़के थे कि जो हैंड टू माउथ वाली स्थिति में जी रहे थे। इतने गरीब, क्योंकि पक्का मकान तो दूर कच्चा भी नसीब नहीं था, झोपड़ों में जिंदगी इनकी गुजर रही और जो कच्चेपन का झोपड़ा था वो भी गिरने की हालात में। ये हम नहीं बल्कि पुलिस ने अपनी आंखों से देखने के बाद बताया है। अब ये जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। इन दोनों लड़कों ने अपने गांव की स्थिति, अपने माता पिता की स्थिति देखने के बाद घर से कहीं दूर जाकर कमाने की सोच और ये घर से निकले। माँ बाप को बताया हम कमाने जा रहे हैं, फिर लौट करके आते हैं। लेकिन जब वो गए थे और बीच में आए थे तब सब कुछ सामान्य था। लेकिन इस बीच 1-1.5 महीने पहले जब ये वापस आए थे तो इनके राव रवैये, रंग ढंग सब कुछ बदले हुए। इतना ज्यादा हवा में उड़ रहे थे कि जैसे किसी गुब्बारे में हवा भर दी गई। अपने को हर तरीके से दबंग बताने की कोशिश करते थे और कुछ बड़ा कर अपनी पहचान बनाने की बातें किया कर। लेकिन गांव के लोग इनकी इन सब बातों को सुनकर बिल्कुल तरजीह नहीं देते और उनकी इन्हीं बातों के कारण गांव के किसी भी आदमी ने उनसे ये जानने की कोशिश भी नहीं की, ना उनके माता पिता ने,
न उनके किसी दोस्त ने कि आखिर विक्की और सागर क्यों दबंगई दिखाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन काश गांव के लोगों ने, मित्रों ने या माता पिता ने शायद उनसे अगर पूरी जानकारी ले ली होती तो आज आपको ये कहानी सुनाने की शायद नौबत ही ना आती। उन लड़कों ने अपने परिवार के लोगों को बताया था कि हम लुधियाना जा रहे हैं और वहीं जाकर के नौकरी करेंगे। और इन दोनों के साथ में एक दोस्त होता है आशीष चौहान। हालांकि आशीष चौहान की 2019 में लव मैरिज हो चुकी थी। उसने नीतू से लव मैरिज की थी और वो एमपी की रहने वाली थी और नीतू एक बेटी एक बेटे की मां बन चुकी। अब तीन दोस्त अपने जीवन यापन के लिए लुधियाना का रुख करते हैं। अब वहां जाते हैं, काम ढूंढते हैं, काम करना शुरू कर देते। लेकिन उस काम करने के दौरान ही इनकी मुलाकात एक अदृश्य ताकत से होती है और ये एक ऐसी मुलाकात थी कि जहां इनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि तुम किस तरह से बहुत ज्यादा ताकत हासिल कर सकते हो और उस ताकत से ज्यादा पैसा कमा सकते हो और अपनी गरीबी उस पैसे से मिटा सकते। इतना ही नहीं, गरीबी मिटने के बाद तुम कैसे अपना नाम रोशन कर सकते हो। कुछ इसी तरह के सपने इन तीनों को दिखाए जाते हैं और सपने दिखाने वाले ने इनको सिर्फ एक बात कही थी कि देखो, तुम्हें ये सब हासिल करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। और उन्हें भी लगता था कि एक छोटा सा काम करना है। अब सपने दिखाने वाले ने उनको बताया कि देखो, तुम्हें लुधियाना से मुंबई जाना है और वहां पर बताया जाएगा कि तुम्हें क्या काम करना है। अब ये तीनों साथी विक्की, सागर और आशीष तीनों मुंबई के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर नवी मुंबई के पनवेल में राधा कृष्ण अपार्टमेंट में एक कमरा लेते हैं और ये 28 फरवरी 2024 को वहां पहुंचे। एक दो दिन इधर उधर भटकने के बाद इन्हें राधा कृष्ण अपार्टमेंट में कमरा मिल जाता है। अब किराए पर कमरा लेने के बाद उस अदृश्य ताकत ने इनको इनका टारगेट बता दिया था। अब चूंकि इनके पास सिर्फ दिए हुए काम को करने के अलावा और कोई काम था नहीं, ना इनका किसी से वहां मतलब था, ना किसी पड़ोसी से और ना पड़ोसियों को इनसे। वो कब कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं और आसपास के लोग भी क्यों मतलब रखेंगे। लेकिन इनका सिर्फ एक मकसद था, पनवेल में जगह लेने का। क्योंकि यहाँ से ठीक 10 किलोमीटर दूरी पर सलमान खान का एक फार्म हाउस बना हुआ है और वो फार्म हाउस कई किलोमीटर के क्षेत्र में है और वहां के आसपास का इलाका भी जंगली है जहां ये फार्म हाउस बना है। अब इन लोगों ने सलमान खान के फार्म हाउस की 2-3 बार रेकी की, वहां से आने जाने निकलने के संबंध में जानकारी जुटाई। इसके बाद इन्होंने बांद्रा के कोस्ट इलाके में जो सलमान का एक घर बना हुआ है, गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहां पर भी कुछ जानकारियां जुटाना शुरू। अब चूंकि गैलेक्सी अपार्टमेंट 8 मंजिल की बिल्डिंग है जहां सलमान अपने परिवार के साथ रहता है और इन लोगों ने 4-5 बार वहां भी रेकी की और ये रेकी का काम सागर विक्की गुप्ता ने किया और रेकी करने के बाद उस अदृश्य ताकत को सारी बातें बताई और उससे 2 अप्रैल 2024 को एक जो एजेंट इनके बीच में था उससे संपर्क किया। क्योंकि अदृश्य ताकत ने कहा था कि वहां चलने फिरने के लिए तुम्हारे पास कोई साधन होना चाहिए, तो इन लोगों ने उसी 2 तारीख को ही एक पुरानी मोटरसाइकिल विक्रेता से संपर्क किया और उससे संपर्क करने के बाद अपनी बात बताई कि भाई, हमें एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल चाहिए। जो बाइक इनको पसंद आई उसकी कीमत लगभग 24,000 के आसपास थी और उसे पहले से ही एक व्यक्ति बेच चुका था और एजेंट यानी जिससे ये बात कर रहे थे उसने उसको खरीद रखा था। अब बाइक इनको पसंद आ गई थी, ये बाइक को खरीद लेते हैं। अब उसी बाइक से घूमते हैं। अब इनको टारगेट दिया जाता है कि सलमान के घर पर सारी जानकारी इकट्ठा कर। अब चूंकि सलमान खान की अपनी खुद की भी निजी सुरक्षा लगी हुई है, लेकिन पिछले दिनों जब सलमान को धमकियां मिली तो महाराष्ट्र की सरकार ने भी उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा उपलब्ध करा दी थी और इसके तहत 24 घंटे फोर्स उनके साथ साय की तरह रहती। लेकिन ये दोनों लोग उस सड़क पर साय की तरह बराबर घूमते रहते थे और घूम घूम कर ये देखा करते थे कि कब गैलेक्सी अपार्टमेंट में सुरक्षा होती है, सुरक्षा कर्मी होते हैं, नहीं होते हैं, किस समय कम होते हैं और ये सारी बातें अपनी उस अदृश्य ताकत को बताते थे। अब चूंकि सारी चीजें उस अदृश्य ताकत को मालूमात हो जाती हैं तो उसने इन्हें एक सही टाइम फिक्स करके दिया कि सुबह के 5 बजे के आसपास 14 अप्रैल को जहां शाहरुख खान का घर पड़ता है वहां से तुम लोग
आगे चलोगे और फिर सलमान का घर तक पहुंचने में तुम्हें 10 सेकंड का समय लगेगा और इसके बाद तुम्हें अपना काम करना है। दिए हुए लक्ष्य के मुताबिक दोनों चलते हैं और 10 सेकंड के अंदर ही 5 राउंड गोलियां चलाते हैं, जिसमें से 3 राउंड हवा में चलती हैं और 2 गोलियां सलमान के घर पर, जिसमें से एक गोली दीवार पर और दूसरी उस झरोखे में लगती है जहां पर सलमान कभी कभी अपने फैन से मिलने के लिए खड़े होकर हाय हेलो करते हैं। अब वो गोली बालकनी से होती हुई झरोखे से अंदर तक जाती है और जब घर वालों को इस बात का पता चलता है तो निश्चित रूप से हड़कंप मचता है और शायद उस समय सुरक्षा गार्ड भी नहीं थे, क्योंकि वाई+ श्रेणी की सुरक्षा लगी हुई थी और उनके निजी सुरक्षा कर्मी भी इधर उधर थे और जो 2-4 गार्ड उस समय मौके पर मौजूद थे उन्होंने ये कंफर्म करने की कोशिश की कि गोली कहां से चली है, कैसे चली, क्या बात है। और जब इन सब चीजों को लेकर सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तब जाकर और ज्यादा हड़कंप मच जाता है और इसके बाद घर वाले मुंबई पुलिस कमिश्नर से संपर्क करते हैं और जैसे ही ये बात मुंबई पुलिस कमिश्नर को पता चलती है, न केवल मुंबई बल्कि पूरे भारत में आग की तरह फैल जाती है कि सलमान के घर पर फायरिंग हुई है और गोलियां सलमान के घर में लगी हैं जाकर और उन पर गोलियां चलाई गई। हर मुंह अलग अलग बातें और हर व्यक्ति सिर्फ अब यही जानना चाहता था कि 10 सेकंड के अंदर 2 बाइक सवार शूटर अपना काम करके निकल गए और वो जिधर गए थे उधर ही महबूब स्टूडियो भी पड़ता है और वहीं से उन्होंने यू टर्न मारा और माउंट मैरी गिरजाघर के पास अपनी बाइक छोड़ दी और इसके बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन अब पुलिस की ये जिम्मेदारी बन चुकी थी कि आखिर कौन है। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू करती है तो उसे बड़ी मेहनत के बाद एक वीडियो में दिखाई पड़ता है कि 2 लोग बाइक पर बैठकर गोलियां चला रहे। अब उसके बाद पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती और कहा भी गया है कि अगर हिंदुस्तान की पुलिस चाह ले तो अपराधी को पाताल से भी खींचकर निकाल लाती है और पुलिस को सिर्फ 24 घंटे ये पता करने में लगे कि अपराधी कहाँ है। हालांकि इसके लिए 5 राज्यों की पुलिस ने अलग अलग जिम्मेदारी लेकर मामले को संज्ञान में लिया था और काम करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, पंजाब सभी जगह की पुलिस अपने अपने प्रदेशों में जानकारी जुटा रही। अब सलमान एक बड़े कलाकार हैं और उनके घर पर फायरिंग करना वो भी इतनी कड़ी सुरक्षा में, इससे इंडस्ट्री में एक भय पैदा हो। इसलिए पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बड़ी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी सलमान खान से फोन पर तुरंत संपर्क किया और उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और जितनी जल्दी हो सकेगा हम तुम्हारे घर पर फायरिंग करने वाले लोगों को पकड़वा लेंगे। और उन्होंने ये कोशिश बड़ी ईमानदारी से की भी और मुंबई पुलिस ने भी अपना काम शुरू कर दिया। अब जिस सीसीटीवी कैमरे में ये जानकारी निकलती है तो वो शुरुआत की जल्दबाजी में जो नाम सामने आता है वो नाम आता है विशाल उर्फ कालू का, जो गुरुग्राम के महावीरपुरम में रहता है, ये बताया जाता है और इसी वजह से मीडिया वालों ने वहां पर जमघट लगा लिया। इससे पूर्व हिस्ट्री सीटर खन्ना पर आरोप लगे थे, उसे भी खंगालना शुरू कर दिया गया था। उस पर भी 5-7 मुकदमे हैं, लेकिन उसने साफ साफ इनकार किया। लेकिन अचानक से मुंबई पुलिस ने ऐलान किया कि नहीं, फायर करने वालों को भुज से पकड़ लिया गया है, जैसा कि मीडिया में भी बताया गया। अब मुंबई पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। इधर बीते कुछ वर्षों में बड़े महानगरों की अगर बात करें तो 12 बड़े महानगरों में, चाहे वो दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई कहीं हो, इन 12 महानगरों को पूरी तरह से हाईटेक किया जा चुका है। और हाईटेक इस तरह से किया गया है कि शहर के एंट्री पॉइंट यानी बिल्कुल बाहरी इलाकों में वहां की कुछ प्रमुख जगहों पर हाई क्वालिटी के बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए और उन कैमरों में लगभग महीने भर का बैकअप भी रहता है। कहीं पर कुछ ज्यादा दिनों का बैकअप है, कहीं पर कुछ कम दिनों का। अब इन शहरों में जैसे ही कोई बाहर के शहर से एंट्री करता है तो आप ये समझ लीजिए कि उन कैमरों में वो कैद हो चुका होता है। किस गाड़ी से वो आ रहा है, पैदल आता है कि रिक्शे पर आ रहा है, हर तरीके के वाहनों को कैच किया जाता है और इसके साथ ही चेहरों को भी साफ साफ ढंग से ये कैमरे कैच करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग होती है। अब इसी तरह की रिकॉर्डिंग मुंबई में भी हो रही थी और ये लड़के, जिनमें एक सागर होता है और दूसरा विक्की, ये लगातार जिस तरह से
रेकी कर रहे थे सलमान के घर की और सलमान खान को नुकसान भी पहुंचाना चाहते थे। ये अपना काम कर रहे थे और कैमरे अपना काम कर रहे थे। अब मुंबई पुलिस को इनकी मोटरसाइकिल का नंबर मिलता है जो कैमरे में कैद हो चुका था और वो उस सड़क पर बराबर घूम रही थी, जहां जहां भी जा रही थी उसकी चेचिस नंबर और बाइक के नंबर के आधार पर जिससे इन्होंने मोटरसाइकिल खरीदी थी, पुलिस वहां पहुंच और उससे पूछती है कि आपने अपनी मोटरसाइकिल कितने रुपए में बेची और किसको बेची, और पुलिस उससे ये सारी जानकारी जुटाती है और उन्हें इस जानकारी से पता चलता है कि उसकी बाइक को खरीदने वाले लड़के जो हैं उनमें विक्की गुप्ता और दूसरा सागर। अब उनकी लगातार चूंकि 2-3 दिन बात हुई थी और जब खरीदने गए थे तो आशीष चौहान भी उनके साथ इस खरीद की बातचीत चल ही रही थी और बेचने वाले ने उनके चेहरे भी पहचान लिए थे और इसी बातचीत और लेन देन के क्रम में उससे एक व्यक्ति ने अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर दिया था। अब उस मोबाइल नंबर से जिस घर में ये रहते थे उस घर तक पुलिस पहुंचती है, यानी कुल मिलाकर एक मोबाइल नंबर से पुलिस ने मोटरसाइकिल, घर दोनों का पता पा लिया था और इसके बाद पुलिस ने इस मोबाइल नंबर को ट्रेस करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस को ये पता लगा ट्रेस करने के दौरान कि ये मोबाइल नंबर अब गुजरात के भुज में पहुंच चुका है। उसने समझ लिया कि अब ये छिपने छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने तुरंत भुज की पुलिस को इन्फॉर्म किया और महज 48 घंटों के अंदर ही दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन दोनों लड़कों के घर पश्चिम चंपारण भी पहुंचती है और वहां लगभग 70-80 जवान पुलिस के पहुंच और ये सभी गांव में जाकर गांव वालों से ये जानने की कोशिश करते हैं पुलिस के जवान कि ये लड़के कितने बड़े लेवल के शूटर, कितने बड़े बदमाश, क्योंकि पुलिस को ये भी पता करना था कहीं आईएसआई से इनका संपर्क तो नहीं है, इनके पास इनको आधुनिक हथियार किसने मुहैया कराए। लेकिन जब पुलिस ने गांव में जाकर इनका घर देखा कि ये तो एक टूटे फूटे झोपड़े में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो पुलिस ने इनके पिता साहिब सिंह से भी बात की, उन्हें भी गिरफ्तार कर। वहीं सागर के पिता योगेंद्र रावत को भी, उसके भाई राहुल को और आशीष चौहान के पिता अमेरिका में रहते हैं, उनको भी बुलाने के लिए पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया। अब साथ ही मीडिया वालों का जमघट उस गांव में लग चुका था खबर पाने के बाद। वहीं तीनों की मां सुनीता, रंभा और नीतू देवी सभी से अलग अलग पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे और इस पूछताछ में जो जानकारी घर वालों को मिल रही थी कि उनके लड़कों ने सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई हैं, फायरिंग की हैं, इस संबंध में उन्हें आश्चर्य हो रहा था सुनकर कि हमारे लड़के ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब वो पुलिस से ये जानने का मन बना रहे थे कि आखिर इसके पीछे कौन है, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई है ही नहीं और घर वाले इनके विषय में कहीं कुछ पुलिस को बता भी नहीं। घर वालों के सामने सिर्फ इतनी बात ही जानकारी में थी कि उनके लड़के लुधियाना 4 पैसे कमाने गए हैं और अपने घर की गरीबी दूर करना उनका मकसद, और उनको ये नहीं मालूम था कि उनके बच्चे किसी दूसरी राह पर निकल और जिस राह पर ये निकल चुके हैं और जब तक ये कुछ समझ पाते तब तक पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब पुलिस फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और दावा करती है कि ये वही शूटर हैं, असली शूटर हैं जिन्होंने सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई। पुलिस ने उन सभी के विरुद्ध धारा 307 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और इसी मुकदमा दर्ज करने के दौरान एक नाम बड़ी तेजी के साथ वायरल हुआ जो नाम था लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई का, और जिसके बारे में ऐसा दावा किया गया था कि उसने एक फेसबुक पर पोस्ट डाली है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे क्या हो सकता है हम बता भी नहीं सकते। कुछ इस तरह का ट्रेलर था और ये अनमोल बिश्नोई ने डाला है। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। बाकी सचमुच में यदि अनमोल बिश्नोई ने नहीं किया है तो वो चीजें बाद में आएंगी, लेकिन पुलिस ने फिर भी अनमोल के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है और जिसके पीछे एक कारण और भी है कि साल 2018 में जोधपुर कोर्ट में जब लॉरेंस की पेशी होने वाली थी तो किसी पत्रकार ने उसके सामने माइक लगाया था बातचीत करने के लिए। तभी उसने बताया था कि 1998 में शूटिंग के दौरान हम साथ साथ की फिल्म की शूटिंग वहां हो रही थी, एक हिरण का शिकार होता है और सलमान ने हिरण का शिकार किया है, उन पर आरोप लगता है और वही काले हिरण की पूजा बिश्नोई समाज करता है और उन्होंने कहा था कि इसके लिए सलमान को माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो हम उन्हें जान से मार देंगे। अब खुलेआम धमकी उस समय जो दी गई थी वो रिकॉर्ड हो जाती और उसी धमकी के बाद से इसके नाम का बड़ा होना शुरू हो जाता। हालांकि साल 2019 में
संपत मेहरा को भी इसी तरह के मामले में जिम्मेदारी ली गई और इन दोनों रेकी करने वालों को भी सलमान के बंगले पर, अपार्टमेंट पर गोली चलानी। सलमान को गोली मारनी नहीं, क्योंकि गैलेक्सी अपार्टमेंट के जिस झरोखे से झांक कर सलमान अपने फैंस को देखते हैं, मिलते हैं, वहां से गोली उन पर चल पाना थोड़ा मुश्किल काम, और इसके लिए आधुनिक हथियार भी होने चाहिए जो उतनी रेंज के हों। इससे पूर्व संपत नेहरा को भी जब जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वो मुंबई जाता है आधुनिक हथियार तलाश करने के लिए, वापस हो रहा होता है तो पकड़ा जाता है। पुलिस पूछताछ करती है, वो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है कि वो सलमान की हत्या करना चाहता था और उसे ये टारगेट दिया गया था और ये टारगेट उसके आका ने दिया था। इसके बाद जॉगिंग पार्क में 2022 में सलीम खान को, यानी सलमान के पिता को, एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि सिद्धू मूसेवाले की तरह ही सलमान को मार दिया जाएगा। अब ये चिट्ठी के बाद और उसके पहले संपत नेहरा के मामला तो परिवार के लोगों में घबराहट पैदा होती है और ये सारी चीजें सरकार तक पहुंचती हैं। तो महाराष्ट्र सरकार इन्हें A+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर, जिसमें 24 घंटे सुरक्षाकर्मी इनके साथ हैं, लेकिन 24 घंटे रहते जरूर हैं, मगर 14 अप्रैल सुबह 5 बजे वो साथ में नहीं। कहाँ थे? अब पब्लिक मीडिया इसी बात का उनसे जवाब चाह रहे। हालांकि पुलिस को इनके जवाबों की भरपाई तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले मार्च 2023 में अलग अलग ऑफिशियल मेल आईडी से सलमान को धमकी मिल चुकी थी और जब उन मेल आईडी और आईपी एड्रेस को ट्रैक किया पुलिस ने तो वो आईपी एड्रेस कनाडा के निकले और कनाडा में गोल्डी बरार, जो लॉरेंस बिश्नोई का ही संपर्की बताया गया है। वहीं 2023 में पंजाबी सिंगर ग्रेवाल को भी धमकी मिली थी और गिप्पी ग्रेवाल को धमकी दी गई। इसके बाद उसी में सलमान नाम का शामिल था और सलमान खान का नाम शामिल होने से मामले को बड़ी गंभीरता से लिया गया था और इसीलिए पुलिस ने तुरंत उन आईपी एड्रेस को ट्रैक किया। हालांकि ये शूटर 5 गोली चलाते या 25 वो अलग बात थी, क्योंकि टारगेट सामने था ही नहीं और उन गोलियों से किसी को कोई नुकसान भी पहुंचने वाला नहीं। उन गोलियों के चलाने का मतलब सिर्फ दहशत फैलाना था और इन शूटरों का मकसद भी यही था कि दहशत फैलाकर आगे बड़े काम किए जाएं। वहीं दूसरी तरफ सलमान के भाई अरबाज ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनके परिवार के लोग इस घटना के बाद से दहशत में हैं और परिवार के साथ मिलकर पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके उन शूटरों को पकड़ा जा सके और घटना के पीछे जो लोग हैं उन्हें जाना जा सके। हालांकि सलमान के परिवार में तो दहशत बनी ही हुई थी, लेकिन इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के मन में भी भय पैदा हो गया और छोटे मोटे कलाकारों का तो क्या हाल होगा इसे तो आप समझ सकते। भले ही लॉरेंस किसी हाईटेक जेल के अंदर बंद हो, लेकिन जेल से उसने जिस तरह आराम से इंटरव्यू दिया तो उसकी ताकत को अच्छे से समझा जा सकता। लेकिन जिस तरह से मुंबई पुलिस ने 2 शूटरों को 48 घंटे में गिरफ्तार कर ये साबित कर दिया कि नंबर 1 का तमगा तो हम ही रखेंगे और हो सकता है कि अगला नंबर अनमोल बिश्नोई का हो, क्योंकि सूत्र ऐसा दावा कर रहे हैं कि अनमोल को एनकाउंटर में निपटाया जा सकता है, क्योंकि पुलिस बड़े बड़े बदमाशों का चैप्टर बंद करना चाहती और मुंबई पुलिस ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों कि पुलिस ने भी बड़े बड़े गैंग की सफाई करने का प्लान तैयार कर लिया है। मित्रों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना था। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।